बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर, आज के हम सेशन में कवर करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स को। अच्छा, सैम्पलिंग टेक्निक्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैंपल क्या होता है। सैंपल आबादी का वो हिस्सा होता है जो पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करे, यानी ऐसा सैंपल, अच्छा सैंपल काउंट किया जाता है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो होल आबादी का। सैंपल की हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी प्रोडक्ट को चेक करना है और हमारे पास 100 कार्टन आ गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 पूरे कार्टन नहीं चेक करेंगे, बल्कि उसमें से जो है वो 10 चेक कर लेंगे, कहीं से भी रैंडम बेस पे, क्लस्टर बेस पे, किसी भी बेस पे 10 चेक कर लेंगे। तो 10 को चेक करने से हमें पता चल जाएगा कि उन 100 जो कार्टन हमारे पास हैं उनकी क्या जो है वो क्वालिटी है या क्या वो है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल हम किसी इंसान का खून चेक करते हैं किसी की कोई बीमारी की वजह से, तो हम पूरे खून को नहीं निकालते, बल्कि उसमें से एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है, ठीक है। सैंपल अच्छा हो, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कैसे होगा? सैंपलिंग से होगा। और अच्छी सैंपलिंग कैसे होगी? वो सैंपलिंग टेक्निक से होगी। तो बगैर देर की अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ओके, sampling techniques are method of sampling, means how we select a sample from population for study or research. To draw valid conclusion from research sample should be careful select which represent the whole population. Two types of sampling techniques, यानी ये कह रहा है कि इसमें जो सैम्पलिंग टेक्निक और मेथड होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है एक पूरी आबादी से किस तरीके से सैंपल हमने लेना है, हम वो करते हैं। और अगर हमारा सैंपल वैलिड होगा उसकी तो ही हमारी स्टडी जो है वो बेहतर होगी। अगर हमारा सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो हमारी जो स्टडी है वो वैलिड नहीं होगी। तो आमतौर पर दो ब्रॉड टाइप्स हैं सैम्पलिंग की, ठीक है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी 4 फर्दर किस्में हैं। मिसाल के तौर पर रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, ठीक है। और आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा, स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर रिसर्च, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर आबादी के हर फर्द को चांस होता है कि वो उसमें एज अ सैंपल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो सबऑर्डिनेट किस्म है वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इन दिस टेक्निक एवरी मेंबर ऑफ द सैंपल इज सेलेक्टेड प्योरली रैंडम बेसिस विद इक्वल चांस। यानी इसमें आबादी के सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि आबादी के हर फर्द को एज अ सैंपल सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है? पिकिंग चिट्स फ्रॉम बाउल, लॉटरी सिस्टम, रैंडम नंबर जनरेटर, ETC आर द मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ओके जी, उसके बाद अगला है इसका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की किस्म है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? इन दिस टेक्निक पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड देन एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट फॉर रिसर्च ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है? इसमें भी आबादी के तमाम फर्द को इक्वल सेलेक्ट होने का चांस होता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है ये क्या होती है? क्योंकि पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है।
किस बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्रोफेशन के बेसिस पर, एंड वॉट एवर आप उसको जो भी आ जाएं। तो डिफरेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इसको डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद है अगला है हमारा सिस्टमैटिक। प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग की टाइप है ये भी, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? इन दिस टेक्निक पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन ascending or descending order, then researcher pick first atom for population। मिसाल के तौर इसमें क्या होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में कि जो है वो रिसर्चर क्या करता है, मिसाल के तौर पर अगर 1000 की पॉपुलेशन है तो उसमें उसने 100 जो है लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो इसका मतलब है कि हर 10वां शख्स वो सेलेक्ट करेगा। हम अपनी इस एग्जांपल में सपोज करते हैं कि अगर हमने फर्स्ट नंबर 7 का सेलेक्ट किया है तो अब हम उसमें +10 कर देंगे तो अगला हमारा नंबर 17 होगा, फिर उसके बाद 27, उसके बाद 37 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके जी। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लिंक की जो किस्म है इसको कहते हैं क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन लार्ज पॉपुलेशन जियोग्राफिकल डिस्प्रेस्ड इज अंडर स्टडी। Whole population is divided into small groups which is called cluster. For example, a company want to study the performance of particular product in the country. The country is divided into cluster, cities, towns, metropolitan areas. Cluster sampling में क्या होती है कि हम इसको जियोग्राफिकली तौर पर जो है वो डिफरेंट क्लस्टर्स में, एरिया में वो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो जो है ना डिवाइड कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? टाउन्स की बेसिस पे, सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील, यूनियन काउंसिल, फिर हम उनमें जो है वो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम क्लस्टर सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर रिसर्च। इस नॉन प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है कि रिसर्चर अपनी मर्जी से सैंपल लेता है। इसमें आबादी के हर शख्स को इस इक्वल चांस नहीं होता कि वो उसमें एज अ सैंपल सेलेक्ट हो जाए। ओके जी। उसके बाद है नॉन प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग की किस्म है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज आल्सो कॉल्ड गार्ब सैम्पलिंग, अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, इन विच डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द conventionally available respondent. It is low cost and fast sampling technique. अब मिसाल के तौर पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम ऐसे ले सकते हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो भी करीब होते हैं, हम उनको एज अ सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, ये किस में क्या करते हैं हम? जो आबादी हमारे बिल्कुल करीब रहती है, जिन तक रसाई आसान होती है, हम उनको एज अ सैम्पलिंग कहते हैं। तो इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को कहा जाता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके। उसके बाद है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की किस्म जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग। अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग, सेलेक्टिव सैम्पलिंग, सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर सेलेक्ट द रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन हिज नॉलेज एंड जजमेंट। इट इज इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सैम्पल टेक्निक्स बट is weak to sampling bias as it is entirely depends on researcher judgment। इसको हम कहते हैं जी पर्पसिव या जजमेंट सैंपल। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर अपनी मर्जी से रिस्पोंडेंट को सेलेक्ट कर लेता है, यानी वो अपने पर्पस के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर किसी को टीचर चाहिए तो वो सारे टीचर्स का ही डेटा लेगा, किसी को अगर नर्स चाहिए तो वो सारे नर्स का ही डेटा लेगा, या किसी को अगर खाली
क्लास 6 के स्टूडेंट से डेटा लेना है तो वो खाली क्लास 6 के से लेगा, अगर किसी ने खाली फीमेल से लेना है तो वो खाली फीमेल से ही वो अपना डेटा लेगा। तो ऐसे सैम्पलिंग को हम पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं जी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक किस्म है। Quota sampling, it is a sampling technique in which entire population is divided into groups and then quota, number of the atom to be selected for research, is assigned against each groups example males, females, employed or unemployed people, age group, location। ठीक है, इस सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, इस सैम्पलिंग को कहते हैं कोटा सैम्पलिंग, यानी हम कोटा की बेस पर इसको अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। हम ये पहले से तय कर लेते हैं कि हमने इतने मेल से डेटा लेना है, इतने फीमेल से डेटा लेना है, इतने जो है वो एम्प्लॉयड जो हैं उन लोगों से डेटा लेना है, इतने जो है वो एज ग्रुप फलां से फलां तक के लोगों से हमने डेटा करा लेना है। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। ओके जी, उसके बाद है लास्ट में है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, एज द स्नोबॉल मूव्स फर्दर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑन ग्लेशियर इट गेट्स बिगर एंड बिगर, यानी जिस तरह एक बर्फ का जो बॉल होता है वो ग्लेशियर से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो शुरू में वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जैसे ही नीचे आता जाता है तो वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, इट इज अ सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच रिसर्चर सेलेक्ट्स 1 or 2 रिस्पोंडेंट्स फर्स्ट, दीज रिस्पोंडेंट्स रेफर्स और आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट्स। इसमें क्या होता है कि जी हमें जो डेटा है वो रेफरेंसेस पे मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा सैंपल हमें मिलता है जिस पर हमें इस तरह कह लें कि जिस पर जो है वो घरेलू तशद्दुद होता हो, हम ऐसी खातून से डेटा ले रहे हैं जिस पर घरेलू तशद्दुद होता हो, तो फिर जब हम से उससे डेटा लेंगे तो हमें वो उसके रेफरेंस से और भी जो है वो सैंपल मिल सकते हैं। ठीक है, तो उससे रेफरेंस से हम और भी ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन पर जो है वो घरेलू तशद्दुद होता हो। या इसकी मिसाल हम इस तरीके से ले रहे हैं, अगर हमारे पास हम किसी क्रिकेटर का डेटा ले रहे हैं या किसी शोबिस के स्टार का डेटा ले रहे हैं तो फिर हमें उनकी मदद से दूसरे क्रिकेटर्स या दूसरे जो है वो स्टार्स का डेटा मिल सकता है। तो इस किस्म की सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। रिसर्चर कंटिन्यूसली सेलेक्ट रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन referral unit required sample size is achieved. Snowball sampling is also called referral sampling, chain sampling, network sampling, friend to friend sampling. Thank you so much. Pakistan Zindabad.